अगर आधी रात के सन्नाटे में कोई पुलिस वाला आपको देखकर कहे कि कोई सड़क शापित है, तो उसकी बात मान लेना। हमने नहीं मानी। और उस रात 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जिस चीज ने हमारी गाड़ी का पीछा किया, उसी की वजह से मैं आज भी रात को चौंक कर उठ जाता हूं। गोवा आमतौर पर धूप, समंदर और सुकून की जगह है, लेकिन पिछले साल दिवाली की छुट्टियों के दौरान हमारा वीकेंड ट्रिप अचानक खत्म हो गया। मेरे भाई, जो पुणे में हीरो होंडा के सब डीलर है, को कुछ डिलीवरी के सिलसिले में एक जरूरी काम आ गया था। इसमें कोई देरी नहीं की जा सकती थी। हमें अपना सामान अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो में डालना पड़ा और तुरंत वापस निकलना पड़ा। मैं, मेरा भाई, उसकी पत्नी और पीछे बैठे कुछ नींद में ऊँघते सहकर्मियों के साथ हमने कोल्हापुर होते हुए पुणे की लंबी यात्रा शुरू की। वह दिन मनहूस था। हालांकि उस समय मैंने परवाह नहीं की। वह अमावस्या थी, एक घुप अंधेरी, बिना चांद की रात। स्थानीय लोक कथाओं में अमावस्या वह रात होती है जब दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा हट जाता है और बुरी शक्तियों को भटकने की आजादी मिल जाती है। मैं भूतों में विश्वास नहीं करता था। मुझे अपनी ट्रेनिंग, हथियारों और विज्ञान पर भरोसा था। हमारे रास्ते में फोंडा घाट पड़ता था। अनजान लोगों के लिए बता दूं, घाट पहाड़ को काटकर बनाई गई एक बेहद खतरनाक घुमावदार सड़क होती है। यह अंधे मोड़ों का एक न खत्म होने वाला सिलसिला है। एक तरफ नुकीली चट्टानें होती हैं, तो दूसरी तरफ एक गहरी, जानलेवा और काली खाई। चढ़ाई की शुरुआत में एक अकेला पुलिस चेक पॉइंट था, जो टिमटिमाते हैलोजन बल्ब की रोशनी में नहाया हुआ था। हमने गाड़ी रोकी और संतरी का इंतजार करने लगे। रात का सन्नाटा अचानक बहुत भारी लगने लगा। आमतौर पर इस मुख्य सड़क पर भारी ट्रकों और नाइट बसों की आवाजाही लगी रहती है, लेकिन आज रात ये किसी कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। आखिरकार पुलिस वाला मेरे भाई की खिड़की के पास आया। कहाँ जाना है? उसने अपने नियमित लहजे में पूछा। पुणे, मेरे भाई ने सहजता से जवाब दिया। पुलिस वाले ने लिखना बंद कर दिया। उस पीली रोशनी में मैंने देखा कि उसके चेहरे का रंग सचमुच उड़ गया। उसने हमारी कार में एक गहरी, खामोश उदासी के साथ घूरा, जैसे वह 5 लाशों को देख रहा हो। यह बहुत ही विचलित करने वाला था। मुझे लगता है कि आपके लिए यहीं रुक जाना बेहतर होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अपनी यात्रा सुबह शुरू कीजिएगा। क्यों? मैंने पैसेंजर सीट से पूछा। वह थोड़ा और करीब झुका। उसकी नजरें हमारे पीछे पहाड़ पर घुमावदार घुप अंधेरी सड़क की ओर जा रही थीं। दोस्तों, यह इलाका शापित है। ऐसी रात में, अमावस्या के दिन, यहां गाड़ी चलाना आत्महत्या करने जैसा है। पहले भी लोगों ने मेरी सलाह को नजरअंदाज किया है। वे कभी दूसरी तरफ जिंदा नहीं निकले। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन मेरे अहंकार ने उसे तुरंत दबा दिया। मैं एक पूर्व मरीन कमांडो था। मुझे अत्यधिक तनाव वाले युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया गया था, न कि भूतों की कहानियों से डरने के लिए। इसके अलावा मेरे पास मेरी लाइसेंसी 9 मिलीमीटर बेरेटा पिस्तौल थी, जो मेरी पसलियों के पास सुरक्षित रखी थी। अगर हमारा सामना डकैतों या लुटेरों से होता, तो मैं पूरी तरह से तैयार था। हम ठीक रहेंगे ऑफिसर, हमें आगे बढ़ना ही होगा, मैंने हीरो बनते हुए जोर दिया। जैसे ही हम आगे बढ़े, मैंने साइड मिरर में देखा। पुलिस वाला अपनी जगह से हिला नहीं था। वह सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर हमारी गाड़ी की टेल लाइट्स को तब तक देखता रहा जब तक हम पहले मोड़ के पीछे ओझल नहीं हो गए। हम जितना ऊपर चढ़े, सन्नाटा और अकेलापन उतना ही गहरा होता गया। स्कॉर्पियो की हेडलाइट्स नीचे छाई धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। घाट में करीब 20 मिनट सफर करने के बाद हमने एक तीखा मोड़ लिया। सड़क के संकरे किनारे पर, गहरी खाई से महज कुछ इंच की दूरी पर, 2 आकृतियां खड़ी थीं, एक महिला और एक छोटा बच्चा। आधी रात बीत चुकी थी, किसी भी गांव से कोसों दूर, और जमा देने वाली ठंड थी। ये रहे तुम्हारे भूत प्रेत, मैंने कार के भारी माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए अपने भाई से तंज कसा। वे डरे हुए नहीं लग रहे, शायद स्थानीय लोग हैं। मेरे भाई ने भारी एसयूवी की रफ्तार धीमी कर दी। हमारे पास 2 लोगों के लिए जगह थी। सावधानी के तौर पर मैंने अपना हाथ अपनी जैकेट के अंदर डाला
और अपना अंगूठा अपनी बेरेटा की ग्रिप पर रख लिया। हाईवे पर लूटपाट करने वाले अक्सर महिलाओं का इस्तेमाल चारे के रूप में करते हैं। मेरे भाई ने अपनी खिड़की का शीशा नीचे किया। पहाड़ की चुभने वाली ठंडी हवा अंदर घुस आई। क्या आपको लिफ्ट चाहिए? मेरे भाई ने आवाज दी। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेरी भाई की तरफ देखा तक नहीं। उसका सिर झुका हुआ था और उसके उलझे हुए बालों ने उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा था। उसके बगल में खड़ा बच्चा अजीब तरह से शांत था और वह इस तरह खड़ा था कि मुझे केवल उसके सिर का ऊपरी हिस्सा ही दिख रहा था। लेकिन जिस चीज ने मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी, वह था उसके खड़े होने का तरीका। वह अपना वजन एक पैर से दूसरे पैर पर शिफ्ट नहीं कर रही थी। वह ठंड से कांप भी नहीं रही थी। तभी मेरा ध्यान इस बात पर गया कि उसका सिर किस तरफ झुका है। वह सीधे हमारे डैशबोर्ड को घूर रही थी। ऐसी वेंट्स के ठीक ऊपर एक छोटी सी बाइबल रखी हुई थी। जब वह आखिरकार हिली, तो उसने पीछे कदम नहीं बढ़ाया। वह अंधेरे में पीछे की तरफ फिसलती ग्लाइड हुई सी लगी। बजरी पर उसके कदमों की बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। सुनो! मेरी कमांडो ट्रेनिंग हावी हो गई और मैंने तेज आदेशात्मक आवाज में चिल्लाया, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। हम तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सन्नाटा। अचानक मेरी भाभी, जो पीछे गहरी नींद में सो रही थी, झटके से जाग गई। धड़! पीछे के दरवाजे पर एक जोरदार धक्का लगा। धड़! एक और धक्का छत पर लगा। मैं तेजी से मुड़ा। मेरी भाभी मेरे भाई की सीट के पीछे हिंसक रूप से तड़प रही थी। उनका मुंह एक खामोश चीख में खुला हुआ था। उनकी आंखें खौफ से बाहर आ रही थीं। वे अपने ही गले को नोच रही थी। हवा के लिए बेतहाशा तड़प रही थी, लेकिन हवा उनके फेफड़ों में नहीं जा रही थी। इन्हें क्या हुआ? मैं चिल्लाया। मैंने अपने भाई की ओर देखा। वह पूरी तरह से सुन्न पड़ गया था। उसके हाथों ने स्टीयरिंग व्हील को जकड़ रखा था। उसकी नजरें बाहर खड़ी औरत पर टिकी थीं। उसे वे धक्के सुनाई नहीं दे रहे थे। उसे अपनी पत्नी का दम घुटना सुनाई नहीं दे रहा था। वह मंत्रमुग्ध था, किसी सम्मोहन में फंसा हुआ था। मैंने अपनी भाभी की मदद करने के लिए बाहर निकलने की कोशिश की और अपना पूरा वजन पैसेंजर डोर पर डाल दिया। मैंने लीवर खींचा और कंधे से धक्का दिया। वह भारी धातु का दरवाजा 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला। ऐसा लगा जैसे बाहर से किसी ने 1 टन कंक्रीट का दरवाजा लगा दिया हो। मेरी भाभी ने कांपते हुए अपना एक हाथ उठाया और मेरे भाई की खिड़की के बाहर उस औरत की ओर इशारा किया। अचानक मेरा भाई सम्मोहन से बाहर आया। यहां से निकलो! वह दहाड़ा। उसने एक्सेलरेटर जोर से दबाया। स्कॉर्पियो के भारी टायर डामर पर चीख पड़े। सड़क पर पकड़ बनाने से पहले गाड़ी का पिछला हिस्सा लहरा गया। पलक झपकते ही हमारी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। फोंडा घाट पर रात के समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मौत को दावत देना है। अंधे मोड़ों पर टायर भयानक रूप से चीख रहे थे और गाड़ी खाई के किनारे की तरफ डरावने तरीके से झुक रही थी। मैंने ऊपर लगे हैंडल को पकड़ लिया। मेरा दिल पसलियों से टकरा रहा था। मैंने पहाड़ की दीवार से दूरी जांचने के लिए पैसेंजर खिड़की से बाहर देखा। मेरा खून सूख गया। वह वहीं थी, एसयूवी के समानांतर दौड़ते हुए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कदम मिलाते हुए वह औरत दौड़ रही थी। उसका शरीर अप्राकृतिक झटकेदार हरकतों से धुंधला हो गया था। फिर भी उसका चेहरा, जो अभी भी उन उलझे बालों में छिपा था, पूरी तरह से मेरी खिड़की की तरफ मुड़ा हुआ था। वह बाहर है! मैं चिल्लाया और अपनी बेरेटा पिस्तौल निकाल ली। हालांकि मैं जानता था कि एक गोली विज्ञान के नियमों को तोड़ने वाली किसी चीज को नहीं मार सकती। मेरे भाई ने बाहर नहीं देखा। उसने डैशबोर्ड से बाइबल उठाई और उसे मेरे सीने पर दे मारा। इसे शीशे से सटाकर रखो! वह इंजन की दहाड़ के बीच चिल्लाया। कांपते हाथों से मैंने बाइबल को पैसेंजर खिड़की के शीशे से सटा दिया। मैं बहुत ज्यादा धार्मिक इंसान नहीं हूं, लेकिन उस पल मैंने इतनी हताशा और गहराई से प्रार्थना की जितनी मैंने कभी नहीं की थी। अचानक हवा को चीरती हुई एक भयानक चीख गूंजी। ऐसा नहीं लगा कि वह बाहर से आई थी। ऐसा लगा
जैसे वह हमारी खोपड़ी के अंदर फूटी हो, एक कान फोड़ देने वाली धातु जैसी चीख जिसने मेरे दांतों में कंपन पैदा कर दिया। और फिर जितनी तेजी से यह सब शुरू हुआ था, वह गायब हो गई। कार के अंदर का वह भारी दमघोंटू दबाव खत्म हो गया। मेरी भाभी पीछे की सीट पर गिर पड़ी और जोर जोर से हांफते हुए हवा अंदर खींचने लगी। वे बुरी तरह से रो रही थी। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। इंजन की आवाज और हमारी उखड़ी हुई सांसों के अलावा स्कॉर्पियो के अंदर का सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। मैंने अपनी बंदूक पर हाथ और शीशों पर नजरें गड़ाए रखीं, जब तक कि घाट की नुकीली चट्टानें खत्म होकर नीचे के समतल मैदान शुरू नहीं हो गए। जब हमने अगले पुलिस चेक पॉइंट की बत्तियां देखीं, तो मेरे भाई ने जोर से ब्रेक लगाए। हमने ठीक से गाड़ी